हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका और अब हम करते हैं आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स का जो पेपर हुआ था आज, बोर्ड का पेपर, उसके सेक्शन बी को सॉल्व करते हैं। सेक्शन ए तो हमने किया, मैंने कमेंट्स भी काफ़ी सारे पढ़े, कुछ एक में कन्फ्यूजन है, कोई बोल रहा है बी होगा, कोई सी होगा, कोई डी होगा। ठीक है, मुझे जो लगा, जो भी आंसर्स है मैंने अपने हिसाब से सॉल्व किए। दूसरे चैनल्स में क्या दिखा रहा है आई डोंट नो, बट मुझे ये जो आंसर्स है मेरे ये करेक्ट लगे तो मैंने किया। अभी पता नहीं, मुझे लग रहा है करेक्ट है, करेक्ट नहीं हो दैट आई डोंट नो। मैंने अपने हिसाब से सॉल्यूशन किया। आगे भी सेक्शन बी में भी मैं अपने हिसाब से ही सॉल्यूशन करूंगी। ठीक है, तो चलो सेक्शन बी का क्वेश्चन नंबर 4 सबसे पहले देखते हैं। ये इक्विलैटरल प्रिज्म है क्या? अच्छा, एक प्रिज्म है, सॉरी, राइट एंगल प्रिज्म है। ये 90 है, 60 है, मतलब ये 30 डिग्री है। और लिखा हुआ है ऑप्शन ए है, नंबर ए है, आउट ऑफ द थ्री रेज आई, जे एंड एच shown in the diagram, which ray will suffer total internal reflection while inside the prism? क्रिटिकल एंगल ऑफ द प्रिज्म दिया हुआ है 42 डिग्री। कौन सा रे करेगा वो तो हमको ड्रॉ करके देखना पड़ेगा, कौन सा रे करेगा। फिर बी में बोल रहा है कॉपी द डायग्राम टू कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे विच यू हैव नेम्ड इन पार्ट ए टिल इट कम्स आउट ऑफ द प्रिज्म। पहले समझने के लिए मैं एक काम करती हूँ, आई, जे और एच तीनों का ही बनाती हूँ। लेट्स सी किसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। तो देखो आई, जे और एच, ओके, आई, ये जे है, पहले वाला जे है, जे में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है। 90 डिग्री थी तो सीधा आया सरफेस से, अंदर गया, अंदर गया तो देखो मैंने इसको कैलकुलेट भी करके दिया है। ये 90 60 मतलब इधर वाला एंगल 30 डिग्री हो गया। ओके, ये वाला, ये 30 डिग्री हो गया। ये 30 है तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 60 डिग्री हुआ। 60 डिग्री इज मोर देन 42 डिग्री, इसलिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ 60 डिग्री से। 60 डिग्री से इधर आया तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री होगा। कैसे? ये 30 है, इस पीछे वाले ट्रायंगल में ये 30 है, ये 90 है, तो ये 60 है, यानी बचा हुआ एंगल 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 30 डिग्री है तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन होगा, यानी कि रे बाहर चली जाएगी। इसी को पूरा दिखाना था, ये हमने दिखा दिया। फिर आई और एच को मैंने करके देखा तो आई में एंगल ऑफ इंसिडेंस ये 30 डिग्री बन रहा था, मतलब बाहर निकलेगी रे। और ये क्या था, एच, एच नीचे जा रहा है तो इसमें भी एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 30 डिग्री बना, यहाँ पे होगा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, ये 30 है इसलिए रे बाहर निकल गई। तो खाली आई को, सॉरी, जे को आपको बना के दिखाना था, बिकॉज इसमें जे होगा द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आपको जे को बनाना था। ओके, अब करते हैं नेक्स्ट, सेकंड पार्ट है। रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हैज एन एयर बबल ट्रैप्ड इनसाइड इट एज शोन इन द डायग्राम। यहाँ पे एयर बबल है कहीं बीच में। When seen from the surface AB, ऊपर से अगर देखें तो it appears to be 4 सेंटीमीटर डीप। अब हम ऊपर से देखते हैं तो जो एपरेंट डेप्थ होता है हमको पता है वो थोड़ा ऊपर दिखाई देता है एयर बबल, यानी कि एक्चुअल डेप्थ 4 से तो ज्यादा ही है। ठीक है, एयर बबल हमको 4 पे दिखाई दे रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो हाइट है वो 4 है। ओके, हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में कैलकुलेट द एक्चुअल डेप्थ ऑफ द एयर बबल फ्रॉम द सरफेस ए बी। तो फॉर्मूला है ना, म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ से सॉल्व करते हैं। तो हमारा आंसर आया, रियल डेप्थ जो है, मतलब एक्चुअल डेप्थ जो है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 6 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ए बी से 6 है। नेक्स्ट बोल रहा है फॉर विच कलर ऑफ लाइट, ब्लू और येलो, द एपरेंट डेप्थ विल बी ग्रेटर। एपरेंट डेप्थ ज्यादा है, इसका मतलब जो लाइट है वो कम डिफ्लेक्ट हो रही है, राइट। देखो, एपरेंट, रियल माइनस एपरेंट होता है शिफ्ट, राइट, कि कितना ज्यादा शिफ्ट हुआ है, रियल माइनस एपरेंट से हम करते हैं। कितना ज्यादा शिफ्ट होगा, जितना ज्यादा कोई रे डेविएट होगी उतना ज्यादा शिफ्ट होगा। ज्यादा शिफ्ट का मतलब है एपरेंट डेप्थ कम है। ठीक है, तो रियल डेप्थ में से हम कम माइनस करेंगे तभी तो हमारा आंसर जो शिफ्ट है वो ज्यादा आएगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं एपरेंट डेप्थ कब ज्यादा होगा, मतलब शिफ्ट कब कम होगा। तो शिफ्ट कम होगा जबकि जो लाइट है वो कम डेविएट करेगी। तो अब हमको देखना है ब्लू और येलो में डेविएट कौन कम करता है। तो येलो कलर जो है वो कम डेविएट करती है, तो एपरेंट डेप्थ जो है ग्रेटर जो है वो येलो के लिए होगा। ओके, नेक्स्ट है टर्निंग द ग्लास ब्लॉक अपसाइड डाउन, मतलब इस बार सीडी ऊपर और ए भी नीचे हो तो लिखा है डज नॉट चेंज द एपरेंट डेप्थ ऑफ द एयर बबल, स्टेट ट्रू और फॉल्स। मतलब अगर सीडी ऊपर होता और ए भी नीचे होता तो देखो, अगर 15 में से हम रियल डेप्थ 6 माइनस करें, मतलब एक्चुअल में 9 सेंटीमीटर, मतलब ऊपर से जो नीचे है वो
9 सेंटीमीटर की दूरी पे होता, और 9 सेंटीमीटर के लिए फिर एपरेंट डेप्थ भी अलग ही आता ना। 9 के लिए एपरेंट डेप्थ आता 6 सेंटीमीटर, तो ये तो अलग अलग है। जब ए बी था तब 4 सेंटीमीटर एपरेंट डेप्थ आ रहा है, अभी 6 सेंटीमीटर आ रहा है, तो इसका मतलब ये फॉल्स होगा। ओके, दिस सेंटेंस इज, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नाउ नेक्स्ट है 3 का पार्ट ए, एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 2f पोजीशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ड्रॉ रे डायग्राम शोइंग द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। बहुत ही इजी है ये रे डायग्राम आप बनाएंगे। 2f पे है ऑब्जेक्ट, तो जो इमेज है वो भी 2f2 पे बन रहा है, मतलब सेम साइज का बन रहा है, रियल इन्वर्टेड। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इसका, हाउ विल द साइज ऑफ द इमेज चेंज इफ वी ओनली रिप्लेस द लेंस इन द अबव अरेंजमेंट विथ अनदर लेंथ ऑफ ग्रेटर फोकल लेंथ। अगर हम कोई दूसरा लेंस यूज करें उस लेंस की जगह, ओके, जिसका फोकल लेंथ ज्यादा हो, फोकल लेंथ ज्यादा हो तो समझ लो हमने यहाँ पे एक बड़ा लेंस कोई यूज किया, तो उसका फोकल लेंथ ज्यादा होगा, मतलब कि ये जो 2f1 में है, ठीक है, ये कहीं बीच में आ जाएगा, f1 और 2f1 के बीच में आ जाएगा। उसके बाद में हम देखेंगे कि ये इमेज भी थोड़ा दूर भी बन रहा है और बड़ा भी बन रहा है। ओके, तो ऑब्वियसली इमेज के जो साइज है उसमें तो डिफरेंस आएगा, तो इसलिए हम आंसर लिखेंगे इसका कि लार्जर इमेज होगा। कैसे रिप्लेस, कैसे साइज में फर्क होगा, तो ज्यादा बड़ा, ज्यादा लंबा लार्जर इमेज बनेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा है एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव लेंस। ये कॉनकेव लेंस है एट अ डिस्टेंस ऑफ 45 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, कैलकुलेट द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। देखो ये कॉनकेव लेंस है, मतलब कि ये वाला लेंस है, राइट। अभी ये वाले लेंस में जो इमेज बनता है वो वर्चुअल बनता है, इसका मतलब हम u भी -45 लेंगे और v भी -30 लेंगे, फिर लेंस फॉर्मूला लगा के फोकल लेंथ लाते हैं, और फोकल लेंथ भी माइनस में आना चाहिए बिकॉज कॉनकेव लेंस का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है। तो हमारा आंसर देखो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u सॉल्व किया तो आंसर आ रहा है -90 सेंटीमीटर, मतलब फोकल लेंथ 90 सेंटीमीटर है। ओके, नाउ नेक्स्ट दिया है क्वेश्चन, टू रेज PQ एंड RS आर इंसिडेंट ऑन अ रेक्टेंगुलर ग्लास ब्लॉक एज शोन इन द डायग्राम। दोनों रे एक दूसरे के पैरेलल हैं 35 डिग्री के एंगल ऑफ इंसिडेंस पे आकर के, और ग्लास स्लैब में टकरा रहे सरफेस पे। अब बोल रहा है आंसर द क्वेश्चन, पहला लिखा है विच ऑफ दीज टू रेज विल हैव ग्रेटर लैटरल डिस्प्लेसमेंट ऑन एमर्जिंग आउट ऑफ द ब्लॉक। अब देखो ये PQ और RS का एंगल ऑफ इंसिडेंस तो सेम ही है, पैरेलल भी आ रहे हैं हम लोग, लेकिन अंदर में ग्लास ब्लॉक में आप क्लियरली देख रहे हो कि जो RS है उसका डेविएशन ज्यादा हो रहा है। देखो वो ज्यादा हिल रही है, छोटा सा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बना है, इसमें बड़ा है, यानी इसमें कम डेविएट हुई है रे, इसमें ज्यादा डेविएट हुई है। जो भी रे ज्यादा डेविएट होती है उसमें लैटरल डिस्प्लेसमेंट मतलब शिफ्ट भी ज्यादा होता है। तो इसमें बोल रहा है किसका ग्रेटर होगा लैटरल डिस्प्लेसमेंट, तो इसमें हमारा आंसर होगा RS का ज्यादा होगा। ठीक है, नेक्स्ट बोल रहा है विच ऑफ दीज टू रेज विल ट्रैवल विद ग्रेटर स्पीड ऑफ द ब्लॉक। जो कम डेविएट होती है वही ग्रेटर स्पीड से जाती है, तो PQ यहाँ पे वही ज्यादा स्पीड से, ग्रेटर स्पीड से जाएगी। और नेक्स्ट बोल रहा है स्कैटर मोर इन द एटमॉस्फेयर, जिसका डेविएशन ज्यादा होता है वही स्कैटर भी ज्यादा करती है, इसका मतलब RS वाली रे ही स्कैटर ज्यादा करेगी। ये कम वेवलेंथ वाली कोई रे है जिसका डेविएशन ज्यादा हो रहा है। ओके, अभी नेक्स्ट 3 का पार्ट ए के 3 क्वेश्चंस हैं। पहला नेम द रेडिएशंस है, पहला फॉर विच अ क्वार्ट्ज प्रिज्म इज यूज्ड टू स्टडी द स्पेक्ट्रम, ये है यूवी रेज या अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट है विच आर यूज्ड इन रिमोट सेंसिंग डिवाइसेस, ये है इंफ्रारेड। और नेक्स्ट है विच आर यूज्ड इन ट्रैफिक सिग्नल्स इन इंडिया। ट्रैफिक में तो विजिबल लाइट यूज होती है क्योंकि हम सभी देखते हैं उसको, देख पाते हैं उसको, तो विजिबल लाइट होगा इसमें। ओके, नेक्स्ट है नेम वन प्रॉपर्टी कॉमन टू ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ऐसे तो 2-3 चीजें कॉमन है, लेकिन सबसे इजी कॉमन प्रॉपर्टी है कि सबकी स्पीड सेम होती है लाइट की स्पीड के जितनी। ठीक है, ट्रैवल एट द सेम स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, दिया है आकाश टेक्स अ यूनिफॉर्म मीटर स्केल, मतलब टोटल 100 सेंटीमीटर का स्केल है, एंड सस्पेंड्स अ वेट ऑफ 2 न्यूटन एट वन एंड x and a weight of 5 Newton on the other end y. He then balances the ruler horizontally on a knife edge placed at 70 centimeter from x. x है 70 सेंटीमीटर की दूरी पे एक फलक्रम है, नाइफ एज है।
जनरली एक मीटर रूल का बीच का पार्ट तो 50 सेंटीमीटर हुआ, लेकिन नाइफ एज जो है वो मतलब जो फलक्रम है वो 70 पे लगा हुआ है। लिखा है ड्रॉ डायग्राम ऑफ द अरेंजमेंट एंड कैलकुलेट द वेट ऑफ द रूलर। ठीक है, हम प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स यूज करके वेट ऑफ द रूलर भी निकाले थे। सबसे पहले डायग्राम। ओके, तो ये रहा वो डायग्राम। मीटर रूल है पूरा 100 सेंटीमीटर का, बीच में होता है 50 सेंटीमीटर, लेकिन फलक्रम जो है वो 70 सेंटीमीटर पे लगा है, दिखा दिया। दोनों एक्स और वाई एरो नीचे की तरफ है, वेट नीचे की तरफ खींच रहे हैं। एक्स का 2 न्यूटन है और फाई का 5 न्यूटन है। अब प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स लगाते हैं। लेफ्ट साइड में एक्स का मोमेंट भी है, और जो मास ऑफ द रूल है जो 50 पे है वो भी लेफ्ट साइड ही वेट है उसका भी खींच रहा है। ठीक है, क्योंकि फलक्रम के दोनों लेफ्ट साइड में, तो उनको हम लेफ्ट साइड रखते हैं और राइट साइड में खाली वाई है। ठीक है, मास वेट पूछ रहे हैं, तो वेट ऑफ द रूलर को हम डब्ल्यू ले लेते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। तो ये डब्ल्यू देखो 2 इंटू 70, 2 इंटू ये 70 की दूरी पे है, और ये डब्ल्यू इंटू ये 20 की दूरी पे है। वेट ऑफ द रूल इज एट मिडिल, तो 50 से 70 की दूरी इज 20, और वो हो गया 5 न्यूटन इंटू ये 70 से लेके 100 तक मतलब 30। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारा आंसर आया 10/20 मतलब 0.5 न्यूटन इज द वेट ऑफ द रूलर। ओके, नाउ नेक्स्ट है ये लीवर का क्वेश्चन है। 3 लीवर दिए हैं, लिखा है 3 लीवर्स एक्स वाई जेड ऑफ इक्वल लेंथ आर शोन। ओके, और तीनों का अगर हम देखें तो तीनों में फलक्रम बीच में, मतलब तीनों ही क्लास 1 लीवर है। तो क्वेश्चन यही पहला पूछा है, विच क्लास ऑफ लीवर डू दीज बिलोंग टू। तो सबके सभी क्लास 1 ही है। ठीक है, क्लास 1 लीवर के हैं सारे के सारे, क्योंकि फलक्रम बीच में। अब बोल रहा है अमंग दिस एक्स वाई जेड विच वन विल गिव द मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, जस्टिफाई योर आंसर। ग्रेटर देन 1 मैकेनिकल एडवांटेज, देखो एक होता है लोड अपॉन एफर्ट, से हम निकाल लेते हैं मैकेनिकल एडवांटेज। यहाँ दिया नहीं है कितना लोड है कितना एफर्ट है। दूसरा मैकेनिकल एडवांटेज निकालने का तरीका है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, मतलब जिसका एफर्ट आर्म बड़ा और लोड आर्म छोटा हो। इसका मतलब इन केस में देखो लोड यहाँ लग रहा है, ये जो क्रिस्टल जैसा ड्रम जैसा जो भी है, और एक्स वाई जेड जहाँ है वो हमारा एफर्ट लग रहा है। तो एफर्ट आर्म एक्स का ज्यादा है, लोड आर्म कम है, तो इसमें कौन देगा मैक्सिमम मैकेनिकल एडवांटेज, एक्स देगा। ठीक है, ना आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये थर्ड पार्ट है। अच्छा, ये काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड है। पी पे रीचा ऊपर है और लिखा है रीचा वेइंग 40 kgs लीव्स पॉइंट पी ऑन हर स्केटबोर्ड, रीचेस पॉइंट क्यू, जमीन के पास पहुंचती है, ऑन द ग्राउंड विद वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट, पहला है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रीचा एट पॉइंट क्यू। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। तो m भी पता है 40 kg है, मतलब 40 kg इज m, और v का स्क्वायर 10 का स्क्वायर करके हम काइनेटिक एनर्जी आराम से निकाल लेंगे। तो हमारा आंसर आया 2000 जूल। ठीक है, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर किया। नेक्स्ट बोल रहा है द वर्टिकल हाइट ऑफ पॉइंट p अबव द ग्राउंड, g को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेना है। ये पूरा हाइट तो mgh से निकाल लेते हैं। पोटेंशियल एनर्जी, जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी नीचे है वही मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऊपर है। ओके, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। तो mgh इज इक्वल टू 2000 है, इसमें m दिया g दिया, h निकाल लो। तो हमारा h आया 5 मीटर। ओके, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिचा एट पॉइंट r निकालो। यहाँ पे उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और क्वेश्चन में एक और पार्ट लिखा है व्हाइल मूविंग फ्रॉम q टू r शी लूजेस 500 जूल ऑफ एनर्जी अगेंस्ट फ्रिक्शन। देखो टोटल जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो हम एकदम हाईएस्ट पोजीशन पे होती है। ठीक है, मतलब कि ये जो पी पोजीशन पे थी 2000 वाज द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, या क्यू पॉइंट पे वाज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, या ऐसे बोलो तो जो मैकेनिकल एनर्जी है, टोटल मैकेनिकल एनर्जी 2000 है। 2000 में से 500 तो वेस्ट ही हो गया एनर्जी फ्रिक्शन में, 2000 में से 500 माइनस कर दो। ठीक है, तो बचता है 1500 जूल। अब इस 1500 जूल मैकेनिकल एनर्जी में कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, कुछ काइनेटिक एनर्जी है। तो हम पोटेंशियल एनर्जी आर में निकाल सकते हैं इजी, mgh से। मास दिया हुआ है 40, g दिया हुआ है 10, और h ये हाइट दिया हुआ है 3। निकालो पोटेंशियल एनर्जी, देन माइनस कर दो 1500 में से उसको। तो पोटेंशियल एनर्जी 1200 आया, मतलब काइनेटिक एनर्जी 1500 माइनस 1200 300 जूल आ गया। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इजी भी है। ए और बी तो काफी इजी था, सी में थोड़ा सा सोचोगे तो ये भी काफी इजी लगेगा। ओके, नेक्स्ट है 7 का पार्ट 1 में ड्राइंग है। ड्रॉ अ ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम ऑफ पुलेज विथ वेलोसिटी रेशियो इक्वल टू 3। अच्छा, मतलब 2 ऊपर ब्लॉक है, 2 ऊपर पुलेज है और 1 नीचे है। तो ऐसा वाला बना दोगे, सारा टेंशन ऊपर दिखाना है।
ओके, लोड नीचे है, एफर्ट जो है वो एकदम शुरू वाले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, ये साउंड से रिलेटेड है, लिखा है अ सबमरीन इन द सी सेंड्स अल्ट्रासोनिक पिंग एंड अ स्टॉप वॉच इज स्टार्टेड साइमल्टेनियसली। मतलब जब साउंड ट्रैवल करना चालू किया उसी टाइम भी कैलकुलेट करना चालू कर दी। अब लिखा है द स्टॉप वॉच स्टॉप्स ऑन रिसीविंग द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रॉम एन ऑब्स्टिकल एंड रीड्स 1 मिनट 40 सेकेंड। मतलब साउंड जाती है, टकरा के आती है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करने में 1 मिनट 40 सेकेंड्स या 100 सेकेंड्स लगते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्स्टिकल फ्रॉम द सबमरीन, स्पीड ऑफ साउंड इन वाटर 1500 मीटर पर सेकेंड दिया है। मेन चीज इसमें बहुत इजी समय है, लेकिन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम या वेलोसिटी इनटू टाइम होता है, लेकिन यहाँ क्योंकि एको या रिफ्लेक्शन की बात हो रही है तो एको के टाइम में डिस्टेंस इज इक्वल टू v इंटू टी अपॉन 2 करके हम सॉल्व करेंगे। तो हमारा आंसर आया 75,000 मीटर या 75 किलोमीटर, कैसे भी लिख दो आपका आंसर करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट ये भी डायग्राम बेस्ड है, ये साउंड से रिलेटेड ही है। लिखा है द डायग्राम्स गिवन बिलो शो 2 साउंड बॉक्सेस ए एंड बी, अच्छा, विथ वायर्स ऑफ सेम लेंथ एल, वायर ऊपर में दिया है सेम लेंथ के हैं बट डिफरेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया, ए का थिकनेस ज्यादा है, बी का थिकनेस कम है। ओके, क्रॉस सेक्शनल एरिया साइमल्टेनियसली वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज आर प्लेस्ड ऑन द बॉक्सेस ए एंड बी। अब ट्यूनिंग फॉक को हम वाइब्रेट करा के और ये पास में लेकर के आते हैं। तो लिखा है द पेपर राइडर फॉल्स ऑफ इन केस ऑफ बी बट नॉट इन केस ऑफ ए। ये जो पेपर राइडर है यहाँ दिया हुआ है, जो पेपर राइडर, ये बी के केस में तो गिर ही जाता है। गिरेगा इसका मतलब है कि रेजोनेंस हुआ है, काफी एम्पलीट्यूड हो गया, इस कारण पेपर राइडर गिर गया। इसका मतलब है जो हमने ट्यूनिंग फॉक लाई और जो ये जो वायर ऊपर रखा है, इन दोनों का नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हो गया। यानी अगर ट्यूनिंग फॉक की फ्रीक्वेंसी 300 हर्ट्ज थी तो बी वाले जो वायर लगा हुआ था साउंड बॉक्स के ऊपर उसकी फ्रीक्वेंसी भी 300 हर्ट्ज थी। मैच हुआ है तो रेजोनेंस हुआ है, रेजोनेंस हुआ है तो पेपर राइडर जो है वो गिर गया ज्यादा एम्पलीट्यूड के कारण। क्वेश्चन बोल रहा है नेम एंड एक्सप्लेन द फिनोमेना रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलिंग ऑफ द पेपर राइडर इन बी। अभी मैंने बताया क्लियरली इसका आंसर रेजोनेंस होगा और आप एक्सप्लेन करोगे कि दोनों का नेचुरल फ्रीक्वेंसी मैच हुआ तो एम्पलीट्यूड बढ़ा, इस कारण हिला है और गिर गया। और बी में बोल रहा है द वायर ए रेजोनेट्स विद अ ट्यूनिंग फॉक ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ। ठीक है, ये इसमें भी रेजोनेंस होता है लेकिन दूसरे ट्यूनिंग फॉक से जिसकी फ्रीक्वेंसी एफ है। अब क्वेश्चन में है कि इज एफ ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू 300 हर्ट्ज, ये बताओ। देखो जब हम 300 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी का हम लेकर के आए थे ट्यूनिंग फॉक तो बी से मैच हुआ, बी पतला है, बी से मैच हुआ, यानी कि बी से मैच हुआ क्योंकि पतला है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, यानी कि 300 हर्ट्ज जो होता है वो ज्यादा है। और कैसे भी पतली वायर का फ्रीक्वेंसी भी ज्यादा होता है। ठीक है, तो ए की फ्रीक्वेंसी तो कम है। अभी बोल रहा है क्या 300 के बराबर है, बराबर तो है ही नहीं, नहीं तो रेजोनेंस होता। लेस देन है या ग्रेटर देन, ये हमको बताना है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी मतलब ए वाले की फ्रीक्वेंसी जो है वो लेस देन 300 है। ठीक है, लेस देन 300 होने के कारण ही 300 में ये मोटा है, बी से मोटा है, मतलब कि बी से कम है इसकी फ्रीक्वेंसी, कम है फ्रीक्वेंसी तो 300 से कम ही होगी ना, तो कम है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट है 8, ये अच्छा हाउसहोल्ड सर्किट से डायग्राम लिखा है द डायग्राम शोज वायरिंग इन अ मीटर रूम ऑफ अ बिल्डिंग। ये मीटर रूम है वाई, उसके बाद में मीटर रूम के पहले एक्स जो है एक फ्यूज दिया है और जेड स्विच लगाया है। मीटर कैसे पता चला, देखो मीटर की रीडिंग भी दिया और मीटर अर्थ वायर से कनेक्टेड भी है, अर्थिंग हुई भी है उसकी, अर्थ से कनेक्टेड है। क्वेश्चन बोल रहा है व्हाट इज द करंट रेटिंग ऑफ डिवाइस एक्स। मीटर के पहले जो फ्यूज होता है उसको 50 एम्पियर का होता है, तो इसका आंसर होगा 50 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्विच Z शोन इन द डायग्राम एंड द स्विचेस यू यूज टू ऑपरेट डिफरेंट अप्लायंसेस एट होम। Z वाला जो होता है मतलब मीटर के जस्ट बाद जो स्विच होता है वो डबल पोल स्विच होता है। ठीक है, बस इतना से ही फर्क है कि ये डबल पोल स्विच है, मतलब लाइव न्यूट्रल दोनों से कनेक्टेड रहता है, तो ये डबल पोल स्विच है। नॉर्मली जो अप्लायंस में जो लगे होते हैं स्विच वो सिंगल पोल होता है। और नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी डिस्प्लेड इन वाई। वाई में जो ये दिया हुआ है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है जो किलोवाट आवर में हम बताते हैं, तो यूनिट जो है वो किलोवाट आवर है, KWH है। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन था। पार्ट 2 है, लिखा है स्टडी द डायग्राम गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी का है।
न्यूट्रॉन में ऐड हुआ यूरेनियम तो एक्स बना, माने सॉरी यू बना, यूरेनियम दूसरा यूरेनियम बना। ओके, नाउ लिखा है क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस डिपिक्टेड इन द डायग्राम। फिर ये और दो छोटे छोटे में बदल रहा है, इसका मतलब ये न्यूक्लियर फ्यूजन है। ठीक है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है तो छोटे छोटे मिलके बड़ा बनाते हैं, यहाँ पे बड़े को तोड़ के छोटे छोटे दो बन रहे हैं, तो न्यूक्लियर फ्यूजन है। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो एटॉमिक नंबर तो सेम ही है 92। इस यूरेनियम में न्यूट्रॉन जुड़ा, न्यूट्रॉन का मास नंबर 1 होता है, यानी 235 में एक और जोड़ दो तो x विल बी 236। ठीक है, x 236 है। अब बोल रहा है आइडेंटिफाई वाई द मिसिंग प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। देखो यूरेनियम जो है वो टूटा 3 पार्ट में, बेरियम आया, क्रिप्टन आया और 3 जो भी वाई है वो 3 छूटे। ठीक है, फिर प्लस एनर्जी। तो अब कैसे पता चलेगा? 56 और 36 मिल करके तो 92 होते हैं। इसका मतलब जो भी वाई है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो तो कुछ नहीं है। ठीक है, और इसका मतलब ये न्यूट्रॉन है, एटॉमिक नंबर नहीं है मतलब न्यूट्रॉन है ये। अभी 3 वाई है तो इसका मास नंबर देखते हैं, 144 और 89 को ऐड करो और उसको 236 से माइनस करो, जो बचा हुआ मास नंबर है वो वाई का है, तीनों वाई का है। तो तीनों वाई का 3 आया, मतलब एक एक न्यूट्रॉन का एक एक होता है मास नंबर, तो 3 वाई 3 न्यूट्रॉन्स हैं। वाई क्या है? वाई एक न्यूट्रॉन है। ठीक है, ओके। नाउ इलेक्ट्रिसिटी का सम लिखा है, 3 आइडेंटिकल बल्ब्स B1 B2 B3 आइडेंटिकल है तीनों, ईच ऑफ पावर रेटिंग 18 वॉट 12 वोल्ट आर कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। सबका ही पावर रेटिंग दिया हुआ है। बोल रहा है कैलकुलेट करो रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब, तो R इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन पी होता है ना, सबका तो रेजिस्टेंस सेम ही होगा। हम करते हैं वी स्क्वायर बाई पी करके रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, तो हमारा आंसर आया 8 ओम, यानी कि B1 B2 B3 तीनों ही जो है 8 ओम 8 ओम 8 ओम के बल्ब है। अब बोल रहा है करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल। सबसे पहले तो हम करंट ड्रॉन के लिए ये टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। B2 और B3 मतलब 1/8 ऐड करके रेसिप्रोकल करके फिर B1 से 8 से ऐड करते हैं, देखते हैं कितना आता है रेजिस्टेंस। उसके बाद में हम V इज इक्वल टू IR से I निकालेंगे। तो देखो रेजिस्टेंस पैरेलल वाला 4 आया, फिर 4 में B1 का ऐड किया 8, तो 12 ओम टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस भी 12 है, रेजिस्टेंस भी 12 है, तो I निकाल लो, I इज इक्वल टू V अपॉन R, यानी 1 एम्पियर। ठीक है, ये आ गया आंसर 1 एम्पियर, ये भी काफी इजी था। नेक्स्ट है, इफ द बल्ब B3 इज रिमूव, B3 को हम हटा ही देते हैं, हटा दिए तो B1 B2 तो सीरीज में आ गए, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कितना हुआ? B1 का 8 B2 का 8 16 रेजिस्टेंस बढ़ गया। क्वेश्चन बोल रहा है विल द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब B1 इंक्रीज डिक्रीज और रिमेन द सेम। देखो रेजिस्टेंस बढ़ गया है, रेजिस्टेंस बढ़ गया है तो करंट ज्यादा जाएगा, करंट ज्यादा जाएगा, सॉरी करंट ज्यादा क्या जाएगा, कम जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ गया ना, तो I तो V अपॉन R होता है, तो I V अपॉन R होता है, तो करंट कम जाएगा, कम जाएगा तो ब्राइटनेस कम हो जाएगी, तो डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो हम लिखेंगे B3 इज रिमूव, तो टोटल रेजिस्टेंस 16 होंगे, और रेजिस्टेंस इंक्रीज होता है तो करंट डिक्रीज होता है, सो द ब्राइटनेस विल डिक्रीज। कम करंट जाएगा तो कम जलेगा, ठीक से नहीं चलेगा। ओके, नेक्स्ट है नंबर 9, कैलोरीमेट्री का सम है। ओके, 30 ग्राम of ice at 0 degree centigrade is used to bring down the temperature of a certain mass of water at 70 degree centigrade to 20 degree centigrade. Find the mass of water. आइस को 0 डिग्री पे रखा है, पहले तो वो गर्मी से मेल्ट होगा ml, फिर मेल्ट होके वो पानी बन गया, अब उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ा, mc डेल्टा टी। ये तो एक साइड में हुआ, मतलब हीट गेन्ड वाले में हुआ। हीट लॉस में खाली वो वाटर है जिसका हमको मास निकालना है, mc डेल्टा टी से निकालते हैं। सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। मास ऑफ वाटर लेकर के हम प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री लगाते हैं। तो देखो हीट लॉस बाई वाटर इज इक्वल टू हीट गेन बाई आइस, हीट गेन बाई आइस में ml भी लो, mc डेल्टा टी भी लो। ओके, सॉल्व किया तो हमारा आंसर आ रहा है 60 ग्राम, मतलब जो वाटर जो गर्म था जिसको ठंडा करना था उसका मास 60 ग्राम था। ओके, मैच हो रहा है कि नहीं आंसर हमारे, एक दूसरे के आंसर्स मैच हो रहे हैं कि नहीं बताइएगा प्लीज कमेंट। नाउ नेक्स्ट है 2 का 3 पार्ट दिया है। पहला बोल रहा है ए, अ सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट will warm 1 gram of material X by 10 degree centigrade and 1 gram material Y by 40 degree centigrade. सेम हीट देते हैं
x जो है उसका टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ जाता है और y जो है वही 1 ग्राम है, उसका टेम्परेचर 40 बढ़ जाता है, इतना ज्यादा बढ़ जाता है। तो बोल रहा है विच मटेरियल हैज हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। जिसका भी हायर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगा उसका टेम्परेचर कम होगा, क्योंकि उसको हीट बहुत ज्यादा चाहिए तब जाके उसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है x बहुत कम बढ़ा है, तो x का हायर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बी, विच मटेरियल एक्स और वाई वुड यू सिलेक्ट टू मेक अ कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर के लिए हम यूज करते हैं एक ऐसा सब्सटेंस जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम हो, यानी एक्स और वाई में तो क्लियर है कि वाई को ही यूज करेंगे, वाई, ठीक है, वाई को यूज करेंगे। ओके, नेक्स्ट बोल रहा है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सब्सटेंस रिमेन्स द सेम व्हेन इट चेंजेस इट्स स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड स्टेट, ट्रू और फॉल्स। चलो हम मानते हैं एक तरफ आइस है और वाटर है, आइस का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग होता है और वाटर का अलग होता है, तो ऐसा थोड़ा ना कि आइस से वाटर बना तो हम सेम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज करेंगे, तो ये तो क्लियरली है फॉल्स। ओके, ये भी देखो काफी इजी था कैलोरीमेट्री का। तो मिक्स दिख रहे हैं क्वेश्चन, जैसे मुझे एमसीक्यूज में कुछ एक थे ट्रिकी थे। ओके, यहाँ सेक्शन बी में भी शुरू में एक दो सम थे वो ट्रिकी लग रहे थे, बट ये सारे तो काफी इजी आ रहे हैं। अच्छा, अभी ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से दिया है सम, लिखा है कॉपर रॉड पी क्यू है, कैरिंग करंट, इसमें करंट कैरी हो रहा है, यानी कि प्लस से माइनस इस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, is kept in a magnetic field as shown in the diagram। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन नॉर्थ टू साउथ है ऐसे। तो कॉपर रॉड PQ विल मूव टूवर्ड्स सी, ट्रू और फॉल्स। तो देखो करंट ऑलरेडी ड्रॉन है, तो हम फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल यूज करते हैं इसमें। तो अगर फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से आप ये तीनों मतलब फोर फिंगर, मिडिल फिंगर और थंब को आप कोशिश करो अलाइन करने की, तो आप देखोगे कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जो थंब है वो सी की तरफ ही मुड़ रहा है, तो ये तो स्टेटमेंट ट्रू लग रहा है। और क्वेश्चन बोल रहा है नेम द लॉ यूज्ड टू डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ PQ। अभी मैंने बताया फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द फोर्स एक्सपीरियंस्ड इफ द रॉड PQ इज रिप्लेस्ड बाय अनदर कॉपर रॉड ऑफ सेम लेंथ बट ऑफ ग्रेटर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, तो ध्यान से सोचते हैं, PQ की जगह सेम पोजीशन पे हमने दूसरा रॉड लगा दिया, वो भी गुड कंडक्टर है, लंबाई सेम है लेकिन एरिया ज्यादा है। एरिया ज्यादा है तो रेजिस्टेंस कम होगा उस पर्टिकुलर रॉड का, रेजिस्टेंस कम है तो उसमें से करंट ज्यादा निकलेगी, ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट निकलेगा तो ज्यादा फोर्स लगाएगा, यानी कि इफेक्ट ऑन द फोर्स होगा कि फोर्स ज्यादा लगेगा, डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। और जस्टिफाई भी आप ऐसे ही करोगे, यही लिखना है आपको, है ना, कि ग्रेटर क्रॉस सेक्शनल एरिया है तो ज्यादा करंट है तो ज्यादा फोर्स है, ज्यादा डिफ्लेक्शन है। ठीक है, तो हम लिखेंगे व्हेन थिकनेस इंक्रीजेस रेजिस्टेंस डिक्रीजेस सो मोर करंट विल बी पास्ड हेंस मोर फोर्स विल बी प्रोड्यूस्ड। ये जस्टिफाई में लिख दोगे और पहले का आंसर लिख दोगे फोर्स विल बी मोर सो द न्यू रॉड विल बी डिफ्लेक्टेड मोर। ठीक है, इफेक्ट क्या होगा, तो इफेक्ट यही हुआ कि फोर्स ज्यादा है और डिफ्लेक्शन भी ज्यादा। ठीक है, ये भी देखो काफी इजी था। तो ये हमारा खत्म हो गया पेपर सेक्शन बी। सेक्शन ए ये तो है कि ICSE ने पैटर्न अपना एकदम चेंज कर दिया है, इतने रट्टू वाले कोई क्वेश्चंस नहीं आते, सब कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आपकी पढ़ाई जितनी अच्छे तरीके से आपने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है, दिमाग में घुसाया है, आपके पेपर उतने अच्छे होंगे। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है। ये बहुत जन बोल रहे थे आर होगा, लमीना वाला हमने किया था ना, उसमें मीडियंस ही तो होते हैं, मीडियंस जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो ये तो क्यू है, इसमें इतना कंफ्यूजन क्यों है, आर क्यों है, तो क्यू होगा। ठीक है, ऐसे और काफी सारी का था, अभी हम सब तो डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, अभी एक दो का मैंने बता दिया वैसे। चलो अब केमिस्ट्री है पेपर, केमिस्ट्री का भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs लेकर के आऊंगी जल्दी ही। तब तक के लिए कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, कीप प्रिपेयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।